हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पहले इसका पार्ट 1 देखिए, तभी आपको आगे की स्टोरी पता चलेगी। और अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाइट नंबर 3, वही शिफ्ट जिसने मुझे तोड़ दिया, वही रात जब मैंने अपना पहला बड़ा मिस्टेक किया। कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं, मैं बस थोड़ा सा लेट था। 11 बजे जो मैं बस से यहाँ तक आता था मॉल तक, अब वो बस वहाँ नहीं आ रही थी और कैब के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बस भागना शुरू करता हूँ, पूरा टाउन क्रॉस करता हूँ भागते भागते, ठंडे स्प्रिंग में रात में। हर थोड़ी देर में मैं अपने फ़ोन में टाइम चेक कर रहा था। 11:40, 11:47, 11:53, 11:54 एंड 11:55। फिर आता है 11:56। मैं अभी भी मॉल के बाहर था। 11:57, मैं जल्दी से जाता हूँ, अपना बैच लॉक करता हूँ और फिर वो टिक की आवाज़ सुनाई देती है। मैं पंच इन कर लेता हूँ 11:57 पर, 2 मिनट लेट। अब मैं वहाँ खड़ा था, सांसें फूली हुई थी, गले से पसीना ठंडी हवा में बर्फ जैसा लग रहा था और मैं उसी कार्ड को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर के नंबर बदल जाएंगे अगर मैं उसे बहुत ज़्यादा देर तक देखता रहूँ, लेकिन नंबर्स चेंज नहीं हुए और शायद मॉल ने ये महसूस कर लिया। आज के दिन लाइट्स अलग थी, वो नॉर्मल बज नहीं बल्कि ये ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में है। और जो नॉर्मल हमिंग की साउंड आ रही थी वो भी अब ऐसा लग रहा था कि कभी बहुत जोर से आ रही है, कभी बहुत धीरे से आ रही है और कभी आ ही नहीं रही। पूरे मॉल में हर किसी चीज़ की शेडो 1 फुट ज़्यादा लंबी लग रही थी। हर कदम का एको एक बीट लेते आता और फिर रेडियो क्रैकल करने लगा। पहले लगा कि बस इंटरफियरेंस है, डस्ट या बैटरी फेल, लेकिन जो आवाज़ें आ रही थी वो रैंडम नहीं थी। उनमें रिदम था, पैटर्न था, जैसे कोई बातें कर रहा हो, लेकिन बहुत तेज़ और बहुत धीरे, इतना कि समझना मुश्किल हो रहा था। जैसे कोई स्टैटिक के बीच से मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। और फिर मैंने डोर्स नोटिस करे थे। जो पिछली रात को मैं लॉक करके गया था वो अब खुले थे। सारे डोर्स नहीं, कुछ ही डोर्स खुले थे और सिर्फ इतने से खुले थे कि उन्हें देख के समझ आ रहा था कि किसी ने जानबूझकर उन्हें खुला छोड़ा है। जैसे कि मॉल चाह रहा था कि मैं उधर जाकर उन्हें चेक करूं, लेकिन मैं उनको चेक नहीं करता। तुरंत वापस चले जाता हूँ और जितनी जल्दी हो सके सारे डोर्स को बंद कर देता हूँ। और जैसे ही मैं आखिरी दरवाज़ा बंद करता हूँ, मैं अंदर से कुछ सुनता हूँ। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, बल्कि कुछ और। 12:55 AM, ईस्ट विंग ने सांस लेना शुरू किया। मैं और अच्छा शब्द नहीं ढूंढ सकता। पूरा हॉलवे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई गले से गहरी सांस ले रहा हो। एयर प्रेशर शिफ्ट हुआ, लाइट्स धीरे से डिम होने लगी और फिर फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। हैवी, स्लो, बिल्कुल मेजर्ड। ना किसी बच्चे की हल्की सी चाल, ना किसी होमलेस इंसान का शफल। ये आवाज़ आ रही थी बूट्स की, जैसे कि किसी ने बहुत बड़े बूट्स पहने हुए हैं। उसके चलने की आवाज़ आ रही है और साथ में कुछ मेटल के घसीटने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई चेन खींच रहा हो या फिर किसी ने शवल पकड़ा है जो कि टाइल से घसीटता हुआ लेकर आ रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं जेनिएटर क्लोजेट में घुस गया, अंदर से खुद को बंद कर दिया और एक बकेट पे बैठ गया, रेडियो को कसकर हाथ में पकड़कर। बस सुनता रहा। वो चीज़ मेरे बाहर से गुजरती रही। मैं 1:01 तक बाहर नहीं आया और जब बाहर आया, बाहर कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं, सिर्फ स्क्रैचेस थे जो कि टाइल्स पे लगे हुए थे। बहुत डीप स्क्रैचेस, बहुत गहरे, जैसे किसी ने रेक लिया हो और ज़मीन पे बहुत ज़ोर से घसीटा हो। कुछ निशान आर्क में थे, कुछ बिल्कुल सीधे, लेकिन सब एक जगह पे ख़त्म होते थे, जेनिएटर क्लोजेट के एग्जैक्ट सामने। उस रात मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने तो ज़्यादा ज़ोर से सांस लेना तक छोड़ दिया। सुबह हो जाती है। सुबह फिर से मुझे मार्विन मिलता है। मुझे कुछ बोलता नहीं है, बस एक नया कार्ड देता है, एक नया लैमिनेटेड कार्ड। इस कार्ड को देख के लग रहा था कि एकदम नया बनाया गया है, जैसे कि मानो कल ही बनाया हुआ हो। इसको अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था। मैं उस कार्ड को लेता हूँ और उसके पीछे देखता हूँ तो उसमें लिखा होता है अपडेटेड नाइट रूल्स। अगर क्लॉक इन मिस हो जाए, अंदर मत जाओ, 1:01 तक बाहर ही रहो। वापस आने पर ज़ोर से माफ़ी मांगो और दुआ करो कि माफ़ी कबूल हो। अगर कोई अजीब आवाज़ आए, आंखें बंद करो और चैंट करो, वी शॉल ओबे, वी शॉल ओबे। अगर कोई डोर बिना वजह के खुला मिल जाए, उसे दोबारा लॉक करो, जल्दी। कभी भी चिल्ड्रंस प्ले एरिया का गेट मत खोलना, चाहे तुम्हें अंदर से किसी भी बच्चे के रोने की आवाज़ आए, चाहे हंसने की, गेट मत खोलना। मैं काफ़ी देर तक उन सारी चीज़ों को घूरता रहा और फिर मैं मार्विन से बोलता हूँ कि ये सारे रूल्स लिखता कौन है। मार्विन बहुत शांत आवाज़ में मुझे बोलता है, वो खुद ये रूल्स लिखता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं बस रूल्स पढ़े जा रहा था। और अगले कुछ रातों में मॉल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। हर शिफ्ट एक नया टॉर्चर। मैं चीज़ें देखने लगा था, प्योर हेलुसिनेशंस नहीं, बस फ्लैशेस, जैसे कि कोई शैडो कोने में फ्लिकर करके गई हो, या फिर कोई परछाई एक स्टोर के अंदर घुस गई हो,
या एक चेहरा विंडो के पीछे जहाँ कोई होना ही नहीं चाहिए। एक बार तो जब मैं सनग्लास हट के पास से गुजर रहा था, मैंने एक औरत को देखा था काउंटर के पीछे, बिल्कुल स्टैटिक। उसके हाथ नीचे लटक रहे थे और उसके बाल जेट ब्लैक और परफेक्टली स्ट्रेट। फेस काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था, बहुत ज़्यादा स्मूथ था, जैसे किसी ने जल्दी में उसका स्केच बनाया हो और आईब्रोज बनाना भूल गया हो। और उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ काली थी, कोई प्यूपिल नहीं, कोई वाइट नहीं। वो डिस्प्ले ग्लास के पार ऐसे घूर रहे थे जैसे ग्लास वहाँ है ही नहीं। उसने पलकें नहीं झपकाई, वो बस मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसको देखकर बिल्कुल नहीं मुस्कुराता हूँ और मैं वहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ। अपनी स्पीड ना तो तेज़ करता हूँ ना कम, बस चले जाता हूँ और पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन जब मैं हॉलवे के एंड तक पहुँचता हूँ, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पीछे मुड़कर देखता हूँ और इस बार वो औरत वहाँ पर नहीं थी। मैंने खुद से बात करना शुरू किया, बस अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए। रूल्स को मंत्र की तरह रिपीट कर रहा था। बचपन के कुछ भूले बिसरे गाने हल्की आवाज़ में गा रहा था। मैनिक्विन्स को नाम दे रहा था ताकि वो ज़्यादा डरावने ना लगे, लेकिन ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही थी। बट जो भी है, एटलीस्ट मुझे पैनिक अटैक्स तो नहीं आ रहे थे। ऐसे ही टाइम बीतता रहा और फिर आता है टाइम 2:33 AM, रात के करीबन 2:30 बजे। वो पल जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं हमेशा की तरह टॉय स्टोर की तरफ गया। दिल जोर से धड़क रहा था, मुंह सूख गया था। मॉल इतना साइलेंट था जैसे किसी ने सांस लेना भी छोड़ दिया हो। कोई बजिंग नहीं, कोई साउंड नहीं। मैं डिस्प्ले विंडो के सामने पहुंचा और वहाँ पर वो क्लाउन गायब था। ना वो क्रीपी स्माइल, ना वो प्लास्टिक के हाथ पैर। वो जगह खाली थी और वहाँ पर पड़ी मिट्टी, उसमें हल्का सा प्रिंट था जहाँ वो क्लाउन बैठा करता था। मैं जम चुका था। मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि वो खुद से वहाँ से हटा हो। मुझे लग रहा था शायद दिन में कोई आया हो, उसने क्लाउन को हटा दिया हो, शायद क्लाउन यहाँ वहाँ कहीं गिर गया हो। लेकिन फिर मुझे सुनाई देती है एक हंसी बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही थी। मैं धीरे से पीछे की तरफ मुड़ता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। वो क्लाउन जिसे अभी मैं ढूंढ रहा था, वो मेरे सामने खड़े होकर हंस रहा था, सीधा कॉरिडोर के बीच में। उसका सर थोड़ा सा टेढ़ा था, जैसे वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ लटक रहे थे, फिंगर्स ऐसे घूमी हुई थी जैसे छोटी छोटी हुक्स हो। और उसकी मुस्कान पेंटेड थी, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी, ज़्यादा अननेचुरल। वो एक कदम आगे बढ़ा, टैप, और फिर दूसरा कदम, टैप, और फिर तीसरा। मैं उसके आने का इंतज़ार नहीं करता, मैं सीधा वहाँ से दौड़ पड़ता हूँ। मुझे नहीं पता मैं इतनी तेज़ कैसे भागा, बस इतना याद है कि मेरे पैर मेरे सोचने से पहले ही चल पड़े। मैं हॉलवे से गुजरा, क्राउसल के पास से, फूड कोर्ट के पास से, वेस्ट विंग तक। जब मैं लोडिंग डॉक डोर तक पहुंचा तो मैं कीज संभाल नहीं पा रहा था। हाथ कांप रहे थे, चाबियां छन छन कर रही थी। और फिर मुझे वापस से वो आवाज़ आती है, वही हंसने की आवाज़। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो करीबन 10 फीट दूर वो क्लाउन वहीं खड़ा था, अपनी वही क्रीपी सी स्माइल के साथ। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने पार्किंग दरवाज़ा कब खोला। मैं बस खोलता हूँ और जाके सीधा सीमेंट में गिर जाता हूँ, कॉन्क्रीट के ऊपर, और उसी से गिर के चिपक गया था और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। ऐसी हवा जिसमें ब्लीच और मौत की स्मेल ही नहीं थी। जैसे मैं पार्किंग लॉट में जाता हूँ, मेरे सामने मार्विन होता है। मार्विन वहीं खड़ा था अपनी पुरानी सी सेडान के साथ, और वो मेरे से पूछता है, तुमने उसे देख लिया है ना? मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मैं बस सर हिला देता हूँ। मार्विन बोलता है कि तुमने एक रूल तोड़ा है, शिफ्ट ख़त्म होने से पहले ही तुम बाहर आ गए। मैं बोलता हूँ कि वो मुझे मार देता। मार्विन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, जो भी उसे मूव करता देखता है उसे यही लगता है। मैं छूटते ही वहाँ से भाग जाता हूँ, सीधा घर आ जाता हूँ। अगली रात मैं ड्यूटी पर नहीं जाता, उसकी अगली रात भी मैं ड्यूटी पर नहीं जाता, और 1 हफ्ते तक मैं मॉल के आसपास भी नहीं जाता। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा हफ्ता था। नींद नहीं आ रही थी। जब भी आंखें बंद करता, क्लाउन डॉल याद आ जाती। वो क्लाउन मेरे को दिखाई देता, उसका टेढ़ा सर, उसके छोटे पैरों की हल्की सी मूवमेंट, वो खाली शेल्फ भी याद आती। और जिस तरीके से वो मूव कर रहा था, वो सारी हरकतें मेरी आंखें बंद करते ही मेरे सामने आ जाती। पर पता है सबसे ज़्यादा क्रीपी क्या था? कि मैं इन सारी चीज़ों को मिस करने लगा था। वो अजीब सा स्ट्रक्चर, वो खंडर मॉल, वो अजीब से रूल्स, वो अजीब सी ज़िंदगी जहाँ आपको ज़िंदा रहने के लिए हर 1 मिनट स्ट्रगल करना पड़ता था। मैं उनको मिस करने लगा था। नॉर्मल लाइफ में ये सब नहीं होता। पाइन शैडोज़ में मॉन्स्टर कम से कम ईमानदार थे। वो बताते थे कि तुम्हें डरना कब है, कब तुम्हें सांस लेनी है, कैसे लेनी है, कहाँ पर लेनी है। दरअसल मेरे पास पैसे भी ख़त्म होने लगे थे। मैंने खाना कम कर दिया, अपना गेमिंग कंसोल बेचा, पापा की पुरानी वॉच भी, जो उनके फ्यूनरल के बाद बस एक यादगार बची थी। 7वें दिन
फ्रिज फिर से खाली था और इवेक्शन नोटिस मेरे दरवाजे के बाहर। शायद मैं वापस वहीं आ गया था जहाँ से मैंने शुरू किया था। अब वो लैमिनेटेड कार्ड जो मुझे मार्विन ने दिया था, जिस पे रूल्स लिखे हुए थे, वो मेरे टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उसको उठाकर वापस देख सकूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही रूल चले जा रहा था, जो कि था रूल नंबर 2। अगर आपको किसी की आवाज़ सुनाई दे तो आंखें बंद करो और बस मंत्र रिपीट करते रहो, वी शॉल ओबे, वी शॉल ओबे। और पता है मुझे डर किस चीज़ का लग रहा था? धमकी से नहीं, बल्कि उस रूल के हिडन मीनिंग से। वो रूल मुझे ये बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ें हो जाए तो, बल्कि वो श्योर थे कि ऐसी चीज़ें होंगी, आवाज़ें सुनाई देंगी। आवाज़ों का होना कोई पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि गारंटी थी। ये रूल बस सेफ्टी के लिए नहीं लिखा गया था, ये इसलिए लिखा गया था क्योंकि सब जानते थे हर रात कुछ होता है। जैसे ये सब रूटीन हो, जैसे मॉल के मॉन्स्टर्स का भी शिफ्ट होता हो, जैसे वो आवाज़ें किसी भटकती आत्मा का हिस्सा नहीं थी, वो मैनेजमेंट का हिस्सा थी। जैसे जो भी मॉल में था वो सिर्फ उस जगह को हॉन्ट नहीं कर रहा था, वो उसे चला रहा था। और उस रात मैं वापस मॉल पर पहुंच जाता हूँ 11:50 को, टाइम से पहले। कार्ड मेरे पॉकेट में था और हर रूल मेरे दिमाग में चल रहा था। कोई कॉल नहीं करी, कोई मैसेज नहीं किया, कोई वार्निंग नहीं दी, सीधा बैक डोर खोला और अंदर चले गया, जैसे कि मानो मेरी रोज की ड्यूटी हो। चला गया और सीधा वहां जाकर चेक इन कर दिया। और फिर मुझे मार्विन मिलता है, इस बार सिक्योरिटी ऑफिस में बैठा हुआ। एक कप उसके हाथ में था जिसमें वो कुछ पी रहा था। उसका चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे मुझे वापस आना ही था। मार्विन मुझे पूछता है, रेडी हो? इस बार भागोगे तो नहीं? मैं बोलता हूँ कि पता नहीं, मैं बस ब्रोक हूँ। मार्विन अपना सर हिलाता है और एक बार मुझे वापस से नया कार्ड देता है। इस बार उसके एजेस सिल्वर थे, ना मेटल के, ना वाइट कलर के, ना ब्लैक कलर के, सिल्वर, प्रॉपर सिल्वर, जिसमें नए रूल्स लिखे हुए थे। फाइनल प्रोटोकॉल्स, पाइन शैडोज मॉल नाइट सिक्योरिटी। अगर क्राउन दोबारा दिखे तो तुम्हारे पास मॉल छोड़ने के लिए सिर्फ 2 मिनट्स है। अगर क्राउसल पे बैठा आदमी तुम्हें हाथ हिलाए तो वापस हाथ हिलाओ, फिर अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनो। तीसरा रूल, कभी भी सफाई करने वाली औरत से बात मत करना, वो असली नहीं है। चौथा रूल, अगर 2:22 से 2:44 AM के बीच किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो तुरंत कॉल काट दो और अपना फ़ोन बंद कर दो। और सबसे ज़रूरी बात, रूल्स पर सवाल मत उठाओ। सच बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा असर वो लास्ट वाली लाइन से पड़ा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डेस्परेटली ऑर्डर दे रहा है। कुछ ऐसा नहीं कि तुम सवाल नहीं उठा सकते या फिर तुम्हें सवाल नहीं उठाने चाहिए, सीधा सवाल मत उठाना। वो एक बहुत अजीब सी टोन थी, पढ़ के मुझे बहुत घबराहट होने लगी वापस से। जैसे कि मानो रूल्स को पता था कि मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो हर बात की गहराई में चाहता है, छोटी छोटी चीज़ों को खींच कर देखना चाहता है। उस रात का एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगा। शुरुआत पहले जैसी ही थी, वही रूट फॉलो करना, दरवाज़ा लॉक करना, कैमरास चेक करना, लेकिन उस रात का माहौल अलग था। कुछ हवा में था, भारी, दबाव भरा, जैसे कि खुद मॉल ने अपनी सांसें रोक दी है। पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, जबकि वहाँ कोई और था भी नहीं। करीबन 1 बजे के आसपास जब मैं फूड कोर्ट से गुजरा तो क्राउजल पर एकदम खामोशी थी। घोड़े खाली थे, हवा में पुराने पॉपकॉर्न और पुरानी एयर कंडीशनिंग का बसा हुआ स्मेल आ रही थी। लाइट्स ऊपर से फ्लिकर कर रही थी और फिर मैं एक आवाज़ सुनता हूँ, किसी की हल्की सी हमिंग करने की आवाज़। मैं तुरंत रुक जाता हूँ, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। इस बार वो किसी हंसने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि बहुत लो क्रीपी सी हमिंग की आवाज़ थी। सच बताऊँ तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो आवाज़ किस डायरेक्शन से आ रही थी, लेकिन मॉल में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे उसमें ज़िंदगी लौट आई हो। मैंने हॉलवे की तरफ देखा और मैं फ्रीज़ हो गया। एक औरत वहाँ खड़ी थी, जेनिटर क्लोजेट के पास, स्वीपिंग कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। उसने एक पुरानी सी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जिसमें एडना नाम सिलवाया हुआ था। वो अपने आप से हमिंग कर रही थी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो बस झाड़ू लगाए जा रही थी और अपने आप से बातें कर रही थी, अपने झाड़ू से या फिर हवा से बताना मुश्किल है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी ये हुई थी कि वो अभी तक वहाँ थी ही नहीं, तो अचानक से वहाँ पर कैसे आ गई। मैं सच बताऊँ तो मैं वहाँ पर जम चुका था। मैं रूल्स जानता था कि कभी भी क्लीनिंग वूमेन से बात नहीं करना, लेकिन फिर वो औरत मुड़ती है और सीधा मुझे देखती है और मुझे देखकर बोलती है, कभी भी रूल्स फॉलो नहीं करते, रूल्स भी ट्रैप का हिस्सा है। मेरी सांसें अटक चुकी थी, मैं जवाब नहीं देना चाहता था, कसम से मैं खुद को रोक रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया है। और फिर मैं उससे पूछता हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर वो स्माइल करती है, कोई फ्रेंडली स्माइल नहीं बल्कि बहुत क्रीपी स्माइल।
उसकी स्माइल बस वाइड होती जा रही थी। उसकी स्माइल उसके चेहरे को फाड़ रही थी, उसकी स्किन को खींच रही थी। उसका मुंह उन हड्डियों तक खींच चुका था जहाँ तक नॉर्मल इंसान की स्माइल जा ही नहीं सकती। उसके दांतों की हर रो टेढ़ी मेढ़ी थी, इंसानों जैसी, लेकिन फिर भी कुछ अलग। और उसकी आंखों के पीछे कुछ था जो ब्लिंक भी नहीं करता था। वो रूल्स इसलिए लिखते हैं ताकि तुम्हें लगे कि तुम सेफ हो, वो औरत बोलती है। लेकिन सेफ्टी ही सबसे बड़ा झूठ है। और वो औरत ये बोलते ही मेरी तरफ झपट पड़ती है। मैं जोर से टाइल की तरफ गिरा। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के करीब था। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लग रही थी और उसकी सांस ब्लीच, साधन और एक अजीब सी स्टैटिक वाली स्मेल से भरी थी। मैं चीखा, मैंने उसको लात मारी। उसका शरीर जमीन पर गिरा जैसे कि कोई धुआं हो। कोई उसका वजन नहीं था, कोई उस पर असर नहीं था। वो एक ग्रे मिस्ट में बदल गई जो हिस करती हुई ऊपर उठने लगी, जैसे उबलती हुई त्वचा से स्टीम निकलती हो। मैं इस बार एग्जिट की तरफ नहीं भागा, मैं सीधा मार्विन के ऑफिस की तरफ दौड़ा। मुझे जवाब चाहिए था, मुझे सच जानना था, मुझे बस लॉजिक चाहिए था। मैं उसके ऑफिस तक पहुंचता हूं, लेकिन ऑफिस में मार्विन नहीं होता। ऑफिस में पूरा अंधेरा होता है, लेकिन डेस्क का ड्रॉर खुला था और अंदर था एक फोल्डर, वही फोल्डर जो शायद उसने सबको बांटे थे। अंदर कुछ फोटोग्राफ्स भी थे, कुछ नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफ्स। उनमें पेलरॉइड्स थे, पुराने आईडी बैच के प्रिंट आउट्स, सिक्योरिटी कैम की स्टिल इमेजेस। हर चेहरे के नीचे एक नाम और हर नाम के साथ एक नोट। और वो देखकर तो मैं पूरी तरीके से हिल गया था। पहली फ़ोटो थी गैरी की और नीचे नोट में लिखा था, गैरी रूल नंबर 5 तोड़ दिया, उसको क्लाउन उठाकर ले गया। अगली फ़ोटो थी सैम की। सैम 12:22 बजे ईस्ट विंग गया और वहाँ से गायब हो गया। और अगली फ़ोटो थी लीना की। लीना क्लीनिंग वूमेन से बात करी और अगले दिन मरी हुई मिली। और फिर जो फ़ोटो थी उसमें मैं बना हुआ था और नोट में लिखा हुआ था, इनिशिएट प्रोटोकॉल, लेट हिम रन। लेट मी रन? क्या मतलब? ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी टेस्ट का पार्ट हूँ या फिर किसी ट्रायल का। मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था, क्योंकि अगर उन्होंने लिखा है कि मुझे भागने दिया जाए तो उन्हें पता था कि मैं भागूंगा। इनफैक्ट वो चाहते थे कि मैं भागूं। शायद उन्हें ज़रूरत थी मेरे भागने की। मैंने फोल्डर उठाया और भाग गया। और इस बार मॉल ने मुझे रोका भी नहीं। जो दरवाजे थे वो पहली बार में ही खुल गए। ना कोई लॉक अटका, ना क्लाउन डॉल दिखा, ना बच्चों की हंसी सुनाई दी। सिर्फ मैं था और रात की हवा। मैं बिना रुके भागता रहा जब तक मैं मेन रोड तक नहीं पहुंच गया, और रुका तब तक नहीं जब तक मैंने हेडलाइट्स, सड़क और एक गैस स्टेशन नहीं देख लिया जहाँ की लाइट्स मुझे स्वर्ग जैसी लग रही थी। फाइनली मैं उस मॉल से बाहर आ चुका था। फाइनली मैं अपनी दुनिया में आ चुका था। अब मैं इस समय एक डिनर टेबल पर बैठा हुआ हूँ। रात के 3:14 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे डर उस मॉल के अंदर के लोगों का नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी थी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पीछे पड़ चुकी हैं। जैसे कि मानो उनको कोई टास्क मिल गया है मुझे डराने का, मुझे सताने का। अभी भी अगर मैं बताऊं तो जहां मैं बैठा हुआ हूं उससे थोड़ी सी आगे एक आदमी बैठा हुआ है, ग्रे हुडी पहनकर। वो आधे घंटे से हिल भी नहीं रहा और विंडो के थ्रू मुझे देखे जा रहा है। और वेट्रेस बार बार मुझसे पूछ रही है कि मैं खुद से बातें क्यों कर रहा हूँ, पर मैं खुद से बात नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली उससे बात कर रहा हूँ। वो क्लीनिंग वूमेन, वो झाड़ू लगाती हुई औरत जस्ट मेरे पीछे बैठी हुई है और वो अभी भी मेरी तरफ देखकर सेम वैसी ही स्माइल कर रही है। अब मैं कहानी सिर्फ ये कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि क्या कभी तुमने कोई ऐसी कहानी सुनी है जो कहानी जैसे लगी ही नहीं? इनफैक्ट वो कहानी नहीं, एक वार्निंग लगे। अगर तुम्हें कभी भी कोई पाइन शैडो मॉल के लिए जॉब ऑफर करे, मना कर देना तुरंत, छूटते ही। चाहे तुम कितने भी गरीब हो, चाहे तुम कितने भी डेस्परेट हो, मना कर देना। क्योंकि एक बार अगर तुमने वहाँ जाकर क्लॉक इन कर दिया तो तुम सिर्फ एक जॉब से नहीं जुड़ जाओगे, बल्कि तुम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाओगे जो तुम्हें कभी समझ आएगा ही नहीं। और इसी के साथ अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो ग्रे हुडी वाला आदमी और वो औरत बस मुझे देखे जा रहे हैं। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, बट मुझे एक चीज़ पता है कि मैं कभी भी मुड़कर उस मॉल की तरफ कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं।